हाय एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगला यूनिट जो कि ओवरऑल यूनिट 11 है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और यह जो यूनिट है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, तीन अलग अलग चैप्टर्स है इसमें। अल्कोहल से एक अलग चैप्टर है, फिनॉल अलग चैप्टर और ईथर अलग। तो तीनों चैप्टर्स को हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले अल्कोहल्स की बात करेंगे। देखो, इसके पहले यूनिट 10 जो हमने पढ़ा हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, उस यूनिट का सब तो नहीं लेकिन कुछ कुछ रिएक्शंस हैं जो रिपीट करेंगे इस चैप्टर में। इसलिए इस चैप्टर या इस यूनिट को पढ़ने के पहले आप यूनिट 10 जो है हेलो अल्केन हेलो एरिन उसको अच्छे से कंप्लीट करो, तो यह यूनिट आसान हो जाएगा। तो पहला चैप्टर जो इस यूनिट का है अल्कोहल्स। क्या होते हैं अल्कोहल्स? सो अल्कोहल्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट एज द मेन फंक्शनल ग्रुप। कि यदि किसी कंपाउंड में OH ग्रुप, जिसको कि हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट हो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड को अल्कोहल बोला जाएगा। और यह जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वह कोई सैचुरेटेड कार्बन से जुड़ा होगा। सैचुरेटेड कार्बन मीन्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो अब हम लोग बोल सकते हैं अल्कोहल के बारे में कि अल्कोहल्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट एज द मेन फंक्शनल ग्रुप एंड विच इज अटैच्ड टू ए सैचुरेटेड कार्बन एटम। कि जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट हो और यह एक सैचुरेटेड कार्बन से जुड़ा हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग जो है अल्कोहल के नाम से जानेंगे। यह जो सैचुरेटेड कार्बन है, यह सैचुरेटेड कार्बन पार्ट हो सकता है एक अल्काइल ग्रुप का, एक अल्किनाइल ग्रुप का, या कोई साइक्लिक सिस्टम भी हो सकता है। कोई साइक्लिक सिस्टम में भी सैचुरेटेड कार्बन होना चाहिए तब। तो सैचुरेटेड कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा रहेगा एज द मेन फंक्शनल ग्रुप, और वह सैचुरेटेड कार्बन पार्ट होगा एक अल्काइल, अल्किनाइल या कोई साइक्लिक सिस्टम का। कंपाउंड में OH ग्रुप रहने से वह अल्कोहल नहीं कहलाएगा, इसको ध्यान में रखोगे। जैसे मान लो कि NaOH, इसमें भी OH है, अल्कोहल नहीं हुआ यार। अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका मतलब हुआ कि OH ग्रुप कार्बन से अटैच्ड रहेगा और कार्बन में भी सैचुरेटेड कार्बन से अटैच रहेगा। इस बात को भी ध्यान में रखना है। अच्छा, ऐसे और कोई एग्जांपल, जैसे मान लो कि ऐसा एक कंपाउंड हम लिखते हैं CH2OH COOH। OH ग्रुप यहाँ भी है और यह OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, सैचुरेटेड कार्बन से। तो क्या यह अल्कोहल हुआ? नहीं, अल्कोहल नहीं है, क्योंकि OH जो है यहाँ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यह एक सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ ना। सो दिस इज हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नॉट अल्कोहल। या अल्कोहल नहीं हुआ। तो अल्कोहल मतलब OH ग्रुप हो एज द मेन फंक्शनल ग्रुप और जो अटैच हो एक सैचुरेटेड कार्बन से, और वह सैचुरेटेड कार्बन कोई एलिफेटिक या साइक्लिक सिस्टम का पार्ट हो सकता है। अब अल्कोहल के क्लासिफिकेशन की बात करें तो अलग अलग आधार पे अल्कोहल को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले पर मॉलिक्यूल OH का संख्या कितना है उसके आधार पे क्लासिफिकेशन on the basis of number of OH ग्रुप पर मॉलिक्यूल, कि पर मॉलिक्यूल कितने OH ग्रुप हैं, इसके आधार पे अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। तो इस आधार पे अल्कोहल को जो है हम लोग रखते हैं दो कैटेगरी में। एक होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल
और दूसरा होता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाएगा डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल, टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ेगा। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, मोनोहाइड्रिक, मोनो का मतलब एक, हाइड्रिक OH के लिए आ रहा है। सो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स आर दोज अल्कोहल्स विच कंटेन ओनली वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर मॉलिक्यूल, कि यदि किसी अल्कोहल में पर मॉलिक्यूल एक OH ग्रुप है तो उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोला जाएगा। एग्जाम्पल्स कई सारे हैं, जैसे CH3OH, ऐसा कोई अल्कोहल हो, सब में एक ही ग्रुप है, या कोई साइक्लिक सिस्टम भी हो सकता है ऐसा। तो यदि पर मॉलिक्यूल एक OH ग्रुप हो तो ऐसे अल्कोहल को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। उसी प्रकार से डाइहाइड्रिक अल्कोहल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल, इसका मतलब कि पर मॉलिक्यूल कितने OH ग्रुप्स होंगे, ऑब्वियसली दो, डाई का मतलब दो होता है, तो पर मॉलिक्यूल यदि दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल। एग्जाम्पल के लिए जैसे CH2OH, CH2OH, इथाइलिन ग्लाइकोल, या फिर एग्जाम्पल ऐसे भी दिया जा सकता है OH, और एक यहाँ OH लगा दो ऐसा। उसी प्रकार से ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल मतलब पर मॉलिक्यूल कितने OH ग्रुप्स होने वाले हैं, 3, तो 3 OH ग्रुप्स होंगे पर मॉलिक्यूल, CH2OH, CHOH और फिर CH2OH ऐसा। इस कंपाउंड का नाम हम लोग जान रहे हैं ग्लाइसरॉल, जिसका स्पेशल नाम है। उसी प्रकार से टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल, पर मॉलिक्यूल कितने OH ग्रुप्स होंगे, 4 होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप पर मॉलिक्यूल, अल्कोहल्स आर classified into monohydric and polyhydric. The polyhydric alcohols are further classified as dihydric, trihydric and tetrahydric depending upon the 2 OH groups per molecule, dihydric 3 OH groups per molecule, trihydric 4 OH groups, tetrahydric and so on. तो इस चैप्टर में जो क्लास 12 में मतलब हम लोग को जो पढ़ना है अल्कोहल के बारे में, तो इस चैप्टर में हम लोग मेनली कंसर्न रहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से। हम लोग को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ना है। आगे के क्लासेस में जब आप पढ़ोगे ग्रेजुएशन वगैरह में, तो वहाँ आप डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक को भी पढ़ोगे, लेकिन अभी जो हम लोग को पढ़ना है अपने सिलेबस में वह मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को पढ़ना है। तो यह क्लासिफिकेशन हुआ नंबर ऑफ OH ग्रुप पर मॉलिक्यूल। अगला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड, टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड, कि अल्कोहल में जो OH ग्रुप कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का क्या नेचर है। तो देखो कार्बन तो होगा सैचुरेटेड ही, अब सैचुरेटेड में भी क्या अलग अलग हो सकता है उसको हम लोग देखें। तो इस आधार पे जो है अल्कोहल को मेनली 3 कैटेगरी में रखा गया है, और भी हैं लेकिन मुख्य 3। सबसे पहला प्राइमरी अल्कोहल, या इसी को हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, और टर्शियरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। अच्छा, तो प्राइमरी अल्कोहल्स कहने का मतलब हुआ वैसे हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स जिसमें OH ग्रुप कोई प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो, 1 डिग्री कार्बन एटम से। अब 1 डिग्री कार्बन एटम क्या होता है, तो सबके बारे में हम लोग बहुत पहले देखे हैं कि यदि कोई कार्बन एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री कार्बन, और 1 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी अल्कोहल।
और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, CH3CH, CH3CH2OH। अच्छा, यह भी कार्बन 1 डिग्री है क्योंकि इसके बगल में एक ही कार्बन है, तो 1 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, तो ऐसे अल्कोहल को क्या बोला जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल। उसी प्रकार से यदि 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी अल्कोहल। दिस वन इज 2 डिग्री कार्बन, और 2 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी अल्कोहल। या फिर ऐसे मान लिया जाए, तो यहाँ भी OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके अगल बगल में 2 कार्बन, तो ये भी 2 डिग्री कार्बन ही हुआ। अगेन 2 डिग्री कार्बन से OH है तो यह सेकेंडरी अल्कोहल कहलाने वाला है। नॉमिनक्लेचर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो नॉमिनक्लेचर पे कोई चर्चा नहीं किया जाएगा। यहाँ क्लास 11th बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में हमने नॉमिनक्लेचर को पढ़ा है। यदि इस कंपाउंड का नाम लिखना चाहोगे तो कॉमन नेम इसका क्या हो जाना है? इथाइल अल्कोहल। दिस इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, and this one is secondary butyl alcohol. All these are common name. ऐसे ही टर्शियरी अल्कोहल की बात करें तो इस बार जो OH ग्रुप है कौन सा कार्बन से जुड़ा रहेगा? तो टर्शियरी कार्बन से, CH3C, CH3, CH3OH। दिस इज 3 डिग्री कार्बन, क्योंकि 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या नाम हो जाना है? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ऐसा इसी में आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ भी वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है या 3 डिग्री कार्बन है, क्या नाम हो जाएगा इसका? टर्शियरी पेंटाइल अल्कोहल। ऐसा तो OH ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, वह कार्बन का डिग्री क्या है, उसके आधार पे अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इसी में कुछ क्लासिफिकेशन और देखा जा सकता है, क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सैचुरेटेड कार्बन के अलावे भी कुछ और कार्बन होते हैं सैचुरेटेड में, क्योंकि हम लोग को केवल सैचुरेटेड कार्बन के बारे में देखना है कि अल्कोहल है तो सैचुरेटेड कार्बन से ही जुड़ा रहेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसी में से आप देख सकते हो जैसे बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल अल्कोहल का मतलब क्या हुआ कि OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा बेंजाइलिक कार्बन एटम से। एंड व्हाट इज बेंजाइलिक कार्बन एटम? तो द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग और कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग। ऐसे यह कार्बन जो डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ है, ऐसे कार्बन को हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। और बेंजाइलिक कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो क्या कहलाएगा? बेंजाइल अल्कोहल। तो इस कंपाउंड का तो नाम ही बेंजाइल अल्कोहल है डायरेक्ट। या इसी में ऐसे भी हो सकता है, PH यहाँ OH लगा हुआ हो, तो PH मतलब फिनाइल रिंग हुआ, और इसके कार्बन से कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, और भी कार्बन है, लेकिन OH उस कार्बन पे रहेगा जो डायरेक्ट फिनाइल या बेंजीन रिंग से है, क्योंकि इसी कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक कार्बन। इसका IUPAC नाम लिखोगे तो कार्बन नंबर 1, 2, 3 क्या नाम हो जाना है? 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। ऐसा उसी प्रकार से एलाइल अल्कोहल। एलाइल अल्कोहल मतलब कि इस बार हाइड्रोक्सिल ग्रुप कोई एलाइलिक कार्बन से जुड़ा रहेगा। और एलाइलिक कार्बन हम लोग किसको बोलते हैं? तो डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल में जो सैचुरेटेड कार्बन होता है, तो ये दोनों हुए डबल बॉन्ड के कार्बन, और इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना है। तो इसके बगल में जो सैचुरेटेड कार्बन है मीन्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, दिस कार्बन इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन। और एलाइलिक कार्बन में यदि OH है तो एलाइल अल्कोहल। इसी में अलग अलग कैटेगरी हो सकता है, जैसे CH2, CH, CH, CH3 और यहाँ मान लो OH हो। तो बस इसको देखना है, इसको मतलब डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को जो एलाइलिक कार्बन है, तो एलाइलिक कार्बन से OH है मतलब कि वह एलाइल अल्कोहल कहलाएगा। और इसी में एक क्लासिफिकेशन हम लोग और देखते हैं कार्बन के नेचर पे ही।
फिनाइल अल्कोहल, फिनाइल अल्कोहल। अच्छा, अब जो यह विनाइल अल्कोहल है मतलब विनाइलिक कार्बन से रहेगा OH, और विनाइलिक कार्बन हम लोग जान रहे हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन तो हम लोग विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। अब जो इस प्रकार के अल्कोहल होते हैं, इस प्रकार के अल्कोहल मतलब विनाइल अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है मतलब विनाइलिक कार्बन से जुड़ा होता है, तो ऐसे अल्कोहल जो है अनस्टेबल होते हैं और अंडर कंडीशन या फिनाइल अल्कोहल जो है ना टॉटोमेराइज कर जाता है, इसका टॉटोमेराइजेशन होता है और ये बदल जाता है किसमें, कार्बोनिल कंपाउंड में। तो यह जो अल्कोहल है इस अल्कोहल का यहाँ टॉटोमेराइजेशन होगा। टॉटोमेराइजेशन क्या होता है, टॉटोमेराइजेशन के बारे में हम लोग पढ़े बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिन चैप्टर में। टॉटोमेराइजेशन क्या होता है, तो 1,3 माइग्रेशन ऑफ प्रोटोन H+, मतलब ऐसे 1 2 3, तो ये फर्स्ट पे जो प्रोटोन है वह माइग्रेट कर जाएगा कहाँ, थर्ड पे डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ, तो ये कंपाउंड बदल जाएगा, इसमें यह हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा मतलब CHO एसिटल्डिहाइड। तो विनाइल अल्कोहल लिखने के लिए लिख सकते हो आप, लेकिन ऐसे कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं। जब आप कोई रिएक्शंस करवाओगे और रिएक्शन में जो विनाइल अल्कोहल बनता है तो यह विनाइल अल्कोहल के रूप में आइसोलेट नहीं हो पाता है, यह विनाइल अल्कोहल टॉटोमेराइज कर जाता है कोई कार्बोनिल कंपाउंड में, इसको आप ध्यान में रखोगे। और अल्कोहल बदल रहा है अल्डिहाइड में, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं अल्डो इनोल टॉटोमेरिज्म। अल्डो मैंने अल्डिहाइड में बदला, इनोल मतलब इसको बोलेंगे EN डबल बॉन्ड और OH है इसलिए ऑल, तो अल्डो इनोल। इसी में जैसे कि एग्जांपल और कि आप ऐसा कोई लो CH3 CH COH, यहाँ डबल बॉन्ड कर दो और CH3 ऐसा। इस बार भी डबली बॉन्डेड कार्बन मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मतलब विनाइलिक कार्बन से वो जुड़ा हुआ है तो यह विनाइल अल्कोहल होगा, लेकिन बताए अनस्टेबल होगा या टॉटोमेराइज करेगा। और टॉटोमेराइजेशन कैसे होना है, तो 1,3 माइग्रेशन 1 ये हुआ 2 और ये हो गया 3 कि फर्स्ट मतलब फर्स्ट पोजीशन पे जो प्रोटोन है H वह माइग्रेट कर जाएगा थर्ड पे, डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 ब्यूटानोन बन गया, ब्यूटानोन। इसमें डबल बॉन्ड OH दोनों है तो यह कहलाएगा इनोल फॉर्म, और इसमें कीटोन बन रहा है तो कहलाएगा कीटो फॉर्म। तो ऐसे टॉटोमेरिन को हम लोग क्या बोलते हैं, कीटो इनोल टॉटोमेरिन, कि कीटो और इनोल का इंटर कन्वर्सन हो रहा है एक दूसरे में। स्टेबल जनरली कार्बोनिल कंपाउंड ही होते हैं, लेकिन किसी किसी केस में कोई स्पेसिफिक केस में इनोल भी ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, वह डिपेंड करेगा इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर पे या उसके नेचर पे। इनोल फॉर्म तभी स्टेबल होता है जब इनोल में कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा हो, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं वैसा है तो जनरली कीटो फॉर्म ही ज़्यादा स्टेबल होगा, यही डोमिनेट करेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन जो है आप ऐसे भी दे सकते हो, फिसिनल डाई अल्कोहल। तो फिसिनल डाई अल्कोहल कहने का मतलब हुआ कि अगल बगल कार्बन पे 2 OH होगा, ऐसे अगल बगल कार्बन पे ऐसे, और इसी में आप जो है जेमिनल भी दे सकते हो। और जेमिनल वाला में एक समस्या है, क्या है, आप जेमिनल के बारे में भी दे सकते हो, जेमिनल डाई अल्कोहल। तो जेमिनल डाई अल्कोहल मतलब इस बार क्या होगा कि 2 OH ग्रुप सेम कार्बन पे होगा,
ऐसा है। लेकिन एक कार्बन पे एक ही OH ग्रुप स्टेबल होता है। यदि एक कार्बन पे एक से ज़्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इस टाइप के कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं और ये रेडियली डिहाइड्रेट करते हैं, डिहाइड्रेशन होगा इनका और ये बदल जाएंगे कार्बोनिल कंपाउंड में। तो एक कार्बन में दो OH है, ऐसे कंपाउंड स्टेबल होते नहीं हैं। तुरंत यहाँ से जो है H2O का एलिमिनेशन होगा, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ से OH माइनस, माने ओवरऑल H2O निकलेगा और H2O निकल करके जो है यह बदल जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड में। ऐसा, तो इस बात को ध्यान में रखोगे कि जेमिनल डाई अल्कोहल जो होते हैं, एक कार्बन पे दो OH, ऐसे कंपाउंड अनस्टेबल हैं, उनका डिहाइड्रेशन होगा और वे रेडियली कन्वर्ट हो जाएंगे कोई कार्बोनिल कंपाउंड में। तो ये सभी कुछ क्लासिफिकेशन थे अल्कोहल का। मोस्ट कॉमनली जो हम लोग चैप्टर में रिपीट करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तो उसी को ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं अल्कोहल के स्ट्रक्चर की। अल्कोहल के स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर, इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लिया जाए मिथाइल अल्कोहल का। मिथाइल अल्कोहल ऐसा, इसमें से ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होंगे। स्ट्रक्चर को यदि डील करोगे तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। ये सिंगल है, सिग्मा 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 सिग्मा, या भी सिग्मा। ऑक्सीजन के बारे में यदि देखो तो अगल बगल दो सिग्मा बॉन्ड्स हैं और दो लोन पेयर है, दो सिग्मा प्लस दो लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होना है। उसी प्रकार से इस कार्बन की बात करें तो अगल बगल चार सिग्मा, तो यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना है। सो इन अल्कोहल द ऑक्सीजन एटम ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप as well as the carbon atom to which hydroxyl group is attached, both are sp3 hybridized. The only difference is in oxygen there are two sigma bonds and two lone pairs around it, while in carbon there are only four sigma bonds around this. तो इसके कार्बन के अगल बगल केवल चार सिग्मा बॉन्ड्स हैं, जबकि ऑक्सीजन के अगल बगल दो सिग्मा और दो लोन पेयर है। यही एक बेसिक अंतर। ये तो हाइब्रिडाइजेशन दोनों का क्या है, सेम है। यदि इसको आप ऑर्बिटल कंसेप्ट से समझना चाहोगे तो कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले आप कार्बन को लो, एटॉमिक नंबर 6 होता है, वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन लिखोगे 2s2 2p2, तो 2s में दो इलेक्ट्रॉन्स, 2p में दो इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन चूंकि यहाँ चार बॉन्ड बना रहा है तो चार अनपेयर्ड होने चाहिए, लेकिन है दो, तो चार करने के लिए यह एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करेगा आगे, तो एक और इसमें तीन। अब इलेक्ट्रॉन का ऐसे प्रमोशन हुआ, ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट नहीं है, तो इक्विवेलेंट होने के लिए ये सारे ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करेंगे, मतलब उनका हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग पढ़े हैं कि ऑर्बिटल्स के एनर्जी का लोअरिंग होता है, ऑर्बिटल इक्विवेलेंट हो जाते हैं शेप साइज एनर्जी में। तो अब ये चारों ऑर्बिटल्स एक साथ आएंगे, तो जो आपने इंटरमिक्सिंग किया उसमें एक ऑर्बिटल s का था और तीन ऑर्बिटल्स p के थे, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसलिए यह क्या कहलाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। तो अब यह कार्बन के चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हुए। अब इस कार्बन का जो चार sp3 है उसमें से देखो तीन तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन पे यदि आप गौर करोगे तो इसके पास तो मात्र एक इलेक्ट्रॉन है 1s ऑर्बिटल में, ऐसा। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन sp3 ऑर्बिटल, इसका एक इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल, दिस टू ऑर्बिटल्स गेट ओवरलैप विथ ईच अदर एंड फॉर्म a sigma bond. Similarly, two more hydrogen atoms are present, and in the similar way they also overlap with these two sp3 hybrid orbitals of carbon and form two more sigma bonds. ऐसा। अब यह एक बचा,
तो यह जो एक सिग्मा बन रहा है इसके साथ और भी ऑक्सीजन कर रहा है ना ओवरलैपिंग, और ऑक्सीजन का भी जो ये ऑर्बिटल है कौन सा होगा, sp3। तो ज़रा ऑक्सीजन पे भी नज़र डालें एक बार हम लोग, ऑक्सीजन पे भी नज़र डालोगे तो ऑक्सीजन तो ओवरऑल वहाँ 2 सिग्मा बना रहा है, मतलब इसके पास 2 ही अनपेयर्ड होने चाहिए, लेकिन देखिए हम लोग कितना है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, कन्फिग्रेशन आप लिखोगे वैलेंस शेल का तो 2s2 2p4 ऐसा। इस प्रकार से तो देखो ऑक्सीजन 2 सिग्मा बना रहा है तो इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, या डायरेक्ट भी ओवरलैपिंग कर सकता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन होने से क्या होगा कि इस ऑर्बिटल के एनर्जी का लोअरिंग होगा, ऑर्बिटल ज़्यादा डायरेक्शनल बनेंगे, और यह दोनों फैक्टर जो है बॉन्ड के स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। जैसे यहाँ हम लोग हाइब्रिडाइजेशन किए, नॉन इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम लोग ज़बरदस्ती जो है इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके किए। यहाँ तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, जो 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन का, उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बावजूद इसके ये चारों ऑर्बिटल्स जो है आपस में इंटरमिक्स करेंगे, और इंटरमिक्स करके जो है इनका भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, और ये 4 ऑर्बिटल्स अब इक्विवेलेंट होंगे। ऐसा करने से ऑर्बिटल का एनर्जी कम हुआ और ऑर्बिटल ज़्यादा डायरेक्शनल हुआ, और एक डायरेक्शनल ऑर्बिटल जो कि लोअर एनर्जी का है वह एक स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो अब यदि यहाँ से लोगे तो यह जो ऑक्सीजन का sp3 ऑर्बिटल है ये ओवरलैप करेगा ये कार्बन का sp3 ऑर्बिटल से, एंड अगेन दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड। बाकी जो एक इलेक्ट्रॉन बचा ऑक्सीजन का इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ हाइड्रोजन बना लेगा सेम 1s से। अब इसको आप ऑर्बिटल पिक्चर में दिखाओ, तो यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है कार्बन के अगल बगल 4 सिग्मा, तो 4 सिग्मा में 3 सिग्मा तो हाइड्रोजन के साथ, और उसके लिए हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप किया है, 1s का, किसके साथ, तो कार्बन का sp3 के साथ। एक सिग्मा बॉन्ड जो बना है यहाँ वह कार्बन का sp3 और ऑक्सीजन का sp3 से, और ये वाला सिग्मा है ऑक्सीजन का sp3 और हाइड्रोजन का s से। चलो दिखाते हैं इसको। तो कार्बन 4 इसके sp3 ऑर्बिटल्स पहले आप बनाओ, 1 2 3 और 1 4, सारे में एकक इलेक्ट्रॉन्स, ऑल दीज आर sp3 ऑर्बिटल्स, sp3 sp3 सभी sp3 ऑर्बिटल्स हैं। अब इसमें से 3 ऑर्बिटल जो है यहाँ देखो 1 2 3, ये तीनों के साथ सिग्मा बना रहा है कौन, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किस में है, 1s। s का शेप कैसा, स्फेरिकल, तो यह स्फेरिकल शेप से हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी स्फेरिकल शेप से हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन के सभी s ऑर्बिटल हुए। तो यहाँ देखो s ऑर्बिटल का तो हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है ना, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। तो यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा क्या नाम होगा इसका, होगा sp3s सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि इसमें कार्बन का sp3 ऑर्बिटल है और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है। अब इसके तरफ आ जाओ, तो यहाँ जब आप आओगे तो इसमें अब ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बन रहा है, और ऑक्सीजन के भी जो यहाँ 4 ऑर्बिटल्स हैं ये चारों sp3 ही हैं, तो उसके भी ज़रा दिखाओ। ऑक्सीजन तो 4 में से 1 तो यहाँ सामने से ओवरलैपिंग करेगा, और बाकी 3 और होंगे ऐसा। तो 4 में से देखो 2 ऑर्बिटल में लोन पेयर और 2 सिग्मा बना रहा है, तो ये 2 लोन पेयर जो बचा ये दोनों में लोन पेयर आप दिखा दो ऐसा, और ये दोनों सिग्मा बना रहा है, तो एक सिग्मा तो कार्बन के साथ बन रहा था जो यहाँ बन चुका है इलेक्ट्रॉन दे करके, sp3 ऑर्बिटल, ये भी sp3 ऑर्बिटल, एंड दीज 2 आर ऑल्सो sp3 ऑर्बिटल्स ऐसा। और यहाँ जो है एक इलेक्ट्रॉन जो किसके साथ बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और इसके साथ जो है अब कंबाइन करेगा हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल s। तो यहाँ भी जो बॉन्ड बना sp3s सिग्मा बॉन्ड, और यह जो बॉन्ड बन रहा है 2 sp3 ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, सो दिस इज कॉल्ड sp3 सिग्मा बॉन्ड ऐसा। अब इसमें से कई क्वेश्चंस बन सकते हैं, बेसिक लेवल का भी है, एडवांस लेवल का भी है।
क्या बनेगा कि यह जो मिथाइल अल्कोहल है इसमें टोटल 4 और 1 की 5 सिग्मा बॉन्ड्स बने। क्या पांचों सिग्मा बॉन्ड्स इक्विवेलेंट है? नहीं, 5 में से यह 3 एक जैसा है, ई अलग है और ई अलग है। मतलब इसमें से इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि 3 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड एक जैसा, फिर 1 कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड और 1 है ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, ऐसे। अब यदि इस सब बॉन्ड के स्टेबिलिटी की बात करोगे कि कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है, तो सारे सिग्मा ही, लेकिन सब सिग्मा में भी कौन सा सिग्मा ज़्यादा स्टेबल है, तो सबसे पहले या तो क्लियर पता चलेगा इस सब बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ से। बॉन्ड लेंथ का डाटा आप देखो, जो बॉन्ड जितना छोटा होगा वह उतना स्ट्रॉन्ग होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, एक बात और कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड बना है sp3s सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ से देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का sp3s सिग्मा, और यहाँ जो कार्बन हाइड्रोजन का ई भी sp3s सिग्मा है। तो यह दोनों सिग्मा भी अलग होगा, क्योंकि ई जो sp3 ऑर्बिटल है और कार्बन का जो sp3 ऑर्बिटल है, दीज 2 sp3 ऑर्बिटल्स आर टोटली डिफरेंट, बिकॉज यहाँ जो sp3 ऑर्बिटल है इसमें से 2 में लोन पेयर है और 2 में बॉन्ड पेयर है। और हम लोग जानते हैं कि लोन पेयर वाले ऑर्बिटल्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं बॉन्ड पेयर की तुलना में। तो ये दोनों ऑर्बिटल की तुलना में ये जो लोन पेयर वाले ऑर्बिटल्स हैं ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, इनमें एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा। लेकिन यह जो है इसमें, तो इसमें चारों में बॉन्ड पेयर है, तो ये चारों ऑर्बिटल्स एक जैसे होंगे। मतलब चारों में 25% एस कैरेक्टर होगा, 75% पी कैरेक्टर होगा sp3 के लिए। लेकिन यहाँ जो sp3 ऑर्बिटल है इसमें s कैरेक्टर मोर देन 25% एंड p कैरेक्टर लेस देन 75%, एंड ड्यू टू द ग्रेटर s कैरेक्टर द लोन पेयर sp3 ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द sp3 ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्ड पेयर। तो आप इसको अच्छे से जो है समझ करके रखोगे। यह बॉन्ड का स्टेबिलिटी आप बॉन्ड लेंथ के डाटा से पता कर सकते हो, या वैसे यदि देखोगे तो एटम का साइज के आधार पर भी देखा जा सकता है, लेकिन मोर कन्वीनियंट रहे कि आप बॉन्ड लेंथ पे जाओ और वहाँ से पता करो। यदि इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर आप बनाना चाहो तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और इस पर 2 लोन पेयर। इसको आप सीधा ही दिखाओ, ऐसा। यहाँ तो एंगल ऑब्वियसली नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन यहाँ का जो एंगल होगा वह लोन पेयर के चलते जो है इतना तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत कम होना चाहिए। अच्छा, इसको यदि आप वाटर के शेप से कंपेयर करोगे ऐसा, तो वाटर का यह एंगल होता है 104.5। तो क्या एंगल इतना ही होगा, इससे ज़्यादा होगा या इससे कम होगा? तो यह जो एंगल नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से डिक्रीज किया है या इस लोन पेयर का रिपल्सन के चलते। अब यहाँ क्या होगा कि लोन पेयर का रिपल्सन तो होगा, तो उसके चलते एंगल इसके तुलना में थोड़ा तो कम घटेगा ही, डिक्रीज करेगा। लेकिन साथ ही साथ जो देख रहे हो कि यह जो मिथाइल ग्रुप है, कंपेयर करो ना, OH, यहाँ एक H और यहाँ मिथाइल है, तो H के तुलना में मिथाइल तो एक बल्कि ग्रुप हुआ। तो बल्कि ग्रुप होने के चलते क्या होगा कि अब बॉन्ड पेयर के बीच भी रिपल्सन होगा। तो बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन होगा तो बॉन्ड फैलेगा, और लोन पेयर का रिपल्सन के चलते बॉन्ड सटेगा। तो लोन पेयर का रिपल्सन क्या कर रहा है, बॉन्ड एंगल को घटा रहा है, जबकि बॉन्ड पेयर रिपल्सन एंगल को बढ़ा रहा है। तो दोनों एक दूसरे को कुछ हद तक कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ जो एंगल होता है वह बहुत कम नहीं होता, अप्रॉक्सीमेटली 109 के आसपास। तो इसको अच्छे से समझोगे। बॉन्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, क्वेश्चन इससे बहुत कंसेप्चुअल बनते हैं और एग्जामिनेशन के लिए वे इंपॉर्टेंट भी होते हैं। इसके लिए पूरा बॉन्डिंग कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन पार्ट में जो है आज हमने अल्कोहल क्या है, क्लासिफिकेशन, उसका नॉमेनक्लेचर भी साथ में देख ही लिए थोड़ा बहुत, और स्ट्रक्चर। अब बचा अल्कोहल का आइसोमेरिज्म वगैरह, और उसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में इन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।